ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम ना ये 7 में कुछ क्वेश्चन किए थे, तो अभी तक 2005 और 2006 से क्वेश्चन किए, इसमें कुछ क्वेश्चन 2-3 रह गए हैं और बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो बताइए इसके अलावा कोई डाउट हो जो अभी क्वेश्चन मैंने दिखाया, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को पूछना है? 5, 6, 7 जितना हमने डिस्कस किया, 7 का आई थिंक कर लिया था पूरा, है ना? 8 से स्टार्ट करना था। यस, सो हमने 2005, 6, 7 में, हाँ यहाँ से 8 का पेपर स्टार्ट है। तो ये 2005, 6, 7 में कोई डाउट है किसी को जो आपसे ना हुआ सॉल्व, है ना? वो 2-3 क्वेश्चन छोड़ के जो हमने अभी बोला, डिस्कस किया, नहीं तो आगे बढ़े, बताओ क्या करें? यस सर। ठीक है, तो 8 से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इनका क्या है, क्या नाम है आपका? पौला बी। सो कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो अपना नाम? सो मैं ऑडिबल हूँ आपको? Sir, it's Polo B. ओके, अच्छा बंगाल, पोलो बी, ओके। तो आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? मतलब आप सॉल्व कर रहे हो पेपर्स खुद से? Sir, I have solved it, but I mean, I have not submitted in the group, I know, but I have solved it. Not all the problems, I'm having some doubt. हाँ, तो आप ट्राई कीजिए खुद से, पहले वीडियोस में जैसे मैंने किया वैसे ट्राई कीजिए, फिर हो सकता है Yes, मैंने sir. Sir, the exponential sum that was done on the first day, it was something about exponential mean. I was trying to do it with the loss of memory property. I thought it would be helpful, but yes, problem. so actually in the first class I was also doing some mistake. So second class में हमने इसको सॉल्व किया था, उसको ठीक किया था, थोड़ा उसमें गलत किया था हमने। तो सेकंड क्लास वाला वीडियो आप देखेंगे, उसमें हमने सॉल्व किया है इसको, और जो ग्रुप में पोस्ट किया है रोहित ने और एक सिवेक ने, आप उसका The सॉल्यूशन second day देख I सकते हैं। couldn't join the class. I mean, I had joined, but I couldn't stay till the last. Yes, so you can see the solution of other person also, like Rohit and Sivek posted solution today, so you can see his solution also, so you can take help. The matter is you should understand how they have done, so how to approach the problem, this is the important. Okay, sir. Okay, yeah, so try to post, yeah, whatever you do, you just post it in the group so others can also take help of it, and you can Okay, also sure, I will do it. yeah. Okay, so okay, let us continue from 2008 paper. Let us discuss and इसमें, हाँ ये ना, ओके, सो ये तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 51, ठीक है। सो 51 क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स के टाइम एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 and 2, 0 अदरवाइज। तो ये आपको नोटेशन मैथमेटिक्स से पता है ऑलरेडी, ये दिस इज ग्रेटेस्ट फंक्शन है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, the value of k for which ever function is a probability density function for some, so this you can do easily। भी करके देखो, आपको पता है? कोई मुझे बताओ पीडीएफ की डेफिनेशन क्या है? सो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मुझे क्या जरूरत है? पीडीएफ की डेफिनेशन की। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पीडीएफ? कोई बताओ? So integration within the range is equals to 1. यस, आप ये करके देखिए, ये 1 आना चाहिए, जो भी सपोर्ट है, लाइक यहाँ 0 to 2 है, एंड सेकंड कंडीशन है दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। यस, so these two are conditional for all x belongs to R, so this should be more than equal to 0 and this should be integration should be 1। तो आप ये अप्लाई करो और k बताओ क्या है, इजी है, जस्ट यू डू, 1-2 मिनट लगेंगे आपको। सो सब लोग ट्राई करो और बताओ क्या आंसर आएगा।
चेक करके मुझे बताइए क्या आएगा आपका के। तो मैं ये ओपन करता हूँ। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा लेक्चर 3 है गेट क्रैश कोर्स का। is equal to 1, k is equal to 1. अच्छा, ये आपका आ रहा है या बाकी Yes, लोग? yes. Yes, a K is 1. ओके, सो दिस इज फाइन। सो बाकी लोग भी कर सकते हैं इजीली। बाकी लोग, रोहित, सिवेक, सो व्हाट अबाउट यू? मुश्किल नहीं है ना? इंटीग्रेशन है जस्ट। सो यू ब्रेक ओवर 0 to 1, 1 to 2। सर एक बार ग्रेटेड इंटीजर समझा दो, ये कैसे हाँ ब्रेक करते हैं? ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जैसे जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 0 से 2 में है, तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी, मुझे 0 से 2 में करना है। तो अगर x मान लीजिए आपका 0 से 1 में है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? रोहित, ये पता है ना आपको? ये पता होगा। सर सो 0 हाँ 0। और जब x की वैल्यू 1 से 2 में है, तो आंसर क्या होगा? 1 1। तो यही करना है यहाँ पे। आपको k बाहर ले लो, 0 से 1, k बाहर ले लो 1 से 2, और x। अब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, जब आपका x, आपने x 0 से 1 में कर दिया, तो आप इसके जगह 0 रख दोगे, तो dx हो गया। x माइनस 1 से 2 में आप 1 रख दोगे, ये हो गया। अब बस इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब तो आप कर लोगे, है ना? और यस इसको इक्वल टू 1 रखना है, तो यहाँ से k निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा है ना? अभी पूछ डाउट, अच्छा, वरना एग्जाम में आप, है ना, कि अच्छा है, वरना फिर एग्जाम में इस तरह की चीजें आएंगी तो फंस जाओगे। दैट इज फाइन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, द रिग्रेशन लाइंस आर गिवन बाय y is 5x minus 15 and y is 10x minus 35, then regression coefficient of x on y is, okay, so हमने रिग्रेशन से पढ़ा नहीं है थ्योरीज, बट वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो तुम लोगों को कुछ आइडिया है इसका? सर हम्म एक सर वो होता है ना, b of x y into b of y x is equal to 1, हम्म रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो हम वैसा कुछ कर सकते हैं क्या? रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, है ना? तो अगर सिंगल लाइन होता तो ये तो जस्ट स्लोप हो जाता है, कोएफिशिएंट होता है, बट वी हैव टू लाइंस। ओके, इसमें की भी नहीं है, चेक करना पड़ेगा व्हाट इज आंसर। सो पहले तो मुझे इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस रिग्रेशन कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पे था पिछले क्वेश्चन में कि मुझे बोला कि ये पीडीएफ है, तो हमें पता है कि पीडीएफ की डेफिनेशन क्या है, तो हमने डेफिनेशन बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बट यहाँ मुझे ये जानना पड़ेगा व्हाट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। सो अगर सिंगल लाइन होता तो दिस इज जस्ट आई थिंक 5 हो जाता, यहाँ 10 हो जाता, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं रिग्रेशन में। बट यहाँ डबल लाइन है, सो हाउ कुड वी अप्रोच? इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। किसी को आइडिया नहीं है इसका?
तो कुछ फॉर्मूला होता है, इसको देखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, इसको आज के लिए भी होल्ड करते हैं 52। सो ये देखना नेक्स्ट टाइम ट्राई करता हूं। तो ये है 52 2008 का ना। तो ठीक है, जो भी डाउट्स एक बार मैं सॉल्यूशन कलेक्ट करके आई विल डिस्कस विद यू। तो एंड तक हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है, और पीछे के भी एक दो क्वेश्चन है वो करेंगे। सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 53। सो ये कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 80 क्वेश्चंस ईच हैविंग 4 चॉइसेस। ठीक है, एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन है, ईच हैविंग 4 चॉइसेस। एग्जैक्टली वन ऑफ दीज 4 चॉइसेस इज करेक्ट। ओके, सो 4 में सिर्फ एक करेक्ट है, ठीक है, एंड द अदर 3 आर रॉन्ग। सो अ स्टूडेंट इज awarded 1 mark for each correct answer and -1/4 for each wrong answer. So if a student tick the answer of each question randomly, total 80 question है उसमें, ठीक है, then the expected value of his her total marks in the examination is. okay, तो ट्राई कीजिए। मतलब कह रहा है कि x मान लेते हैं नंबर है ना, कि टोटल एक्सपेक्टेड मार्क्स है ना। अच्छा बोलो, वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स इन द एग्जाम इज अ टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो टोटल मार्क्स इन द एग्जाम, तो इसका EX निकालना, एक्सपेक्टेड मार्क्स निकालना है। सो आप पहले ट्राई कीजिए, फिर मैं करता हूँ। ये प्रोबेबिलिटी का ये बेसिक टोटल 80 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन के पास 4 ऑप्शन है। तो एक ट्रू है, बाकी 3 फॉल्स है। तो अगर वो करेक्ट टिक करेगा तो उसको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर रॉन्ग टिक करेगा तो 0.25 मार्क्स मिलेंगे। तो पूछ रहा है कि आपसे कि, और हर क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, इफ अ स्टूडेंट टिक द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन रैंडमली, तो रैंडमली टिक कर रहा है, तो क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स उसको हो सकते हैं। सो हर क्वेश्चन करेक्ट होने की कितना प्रोबेबिलिटी है? 5। अच्छा, आपका आंसर 5 आ रहा है। ओके, हाउ? सर 20 मैंने आएगा। एक्सपेक्टेशन सर, निकाली 20 है सर, आएगा। जैसे 1 बाय 1 बताओ, जैसे बता रहे थे कुछ। हाँ, 1 बाय 1। जी सर मैं सर कह रहा हूँ कि उसको 1 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और -1/4 मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको 3/4। यस। तो सर अब मैं इसकी एक्सपेक्टेशन लूंगा, हम्म, तो इसको मैं 1 × -1/4 + 1/4 मतलब जो निकाल रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो सर उससे मेरा आ जाता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन 1/16 आ रही है सर। तो EX ऐसे आप निकाल रहे हो कि 1 × 1/4 -1/4 -1/4 हाँ, तो इस तरीके से आप क्या तो ये सर 1/4। मेरा, तो सर ये 1/16 आ रहा है सर। 3/16, एक मिनट। तो यहाँ से आगे 1/16, ये एक क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग निकाला आपने ना। जी सर, अब सर इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक हाँ, के तो लिए। फॉर ईच 80 क्वेश्चन दिस विल हैपन। सो लाइक इस तरह क्वेश्चन को हम 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे आप बर्नौली जानते हो, बर्नौली में क्या होता है कि 0 या 1 वैल्यू हो सकती है x की। तो बर्नौली का जनरलाइजेशन क्या होता है, बाइनोमियल होता है ना। मतलब अगर आप ईच xi इज दिस, जैसे 0 रख रहा है कुछ कंडीशन पे, और 1 ऐसे होता है। आप जानते हो कि xi 0 है विथ प्रोबेबिलिटी 1 - p, एंड xi 1 है विथ प्रोबेबिलिटी p। तो आप जानते हो कि जब समेशन xi लेते हो तो बाइनोमियल हो जाता है दिस। तो ये भी बर्नौली इज आल्सो वन काइंड ऑफ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। सो 2 पॉइंट पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ईच क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना होगा, जैसे हमने लिया x टोटल मार्क्स इन द एग्जाम। सो xi मान लो कि एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो लाइक बाकी लोगों को भी समझ आया होगा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई दूसरा अप्रोच किसी के पास है? सर, मैंने ये करके किया कि अगर हर क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो एक सक्सेस हो रहा है। तो ओके। दे आर n इज इक्वल, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा कि टोटल 80 क्वेश्चंस में हाउ मेनी सक्सेसेस, कितने सही हैं उसके। और क्योंकि अगर उसके मतलब तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा NCX PX to the power n-x। तो अब मुझे इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, यानी मीन निकालना है उसका। तो मीन जो है वो NP हो जाएगा। तो n 80 है, P जो है 1/4 है।
तो आंसर 20 हो गया। अच्छा, NP से 20 आ रहा है, ओके, बट और उसमें सर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड नहीं हो रही। नेगेटिव आपने ये मान लिया कि 0 मिलेंगे जब ओके ओके यस उस केस सर। में क्या होगा? Why don't you teach in that room, printer room? Do you know, but there is no one in that lab. Okay, you are fine here. Okay. No problem, no problem. Okay, okay. Because my teaching is informal. Okay. I think my teaching is formal. No, I can use earphone. Yeah, this one. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो, ऑडिबल यस हूँ? सर। यस हाँ सर सर अब आ अब रही आइए। सर अब आ रही है आवाज। उससे नहीं आ रही है, ईयरपोर्ट से नहीं आ रही है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। ओके ओके, वो ईयरपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो दोनों कनेक्ट कर लो। 1 मिनट वेट। नो सर। प्रॉब्लम कोई नहीं, इसकी बैटरी शायद खराब खत्म होगी। ठीक है, ओके, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, सो यहाँ पे क्या बोला मैं कि मतलब xi जो है मार्क्स इन ईच, अभी ठीक है ना? ऑडिबल हूँ? सर ये शुरू से समझा दो, शुरू से नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हमने मान लिया xi एक रैंडम वेरिएबल है, मार्क्स इन क्यू आई, मतलब i की वैल्यू हो सकती है 1 से लेके 80 तक। तो x1 है मार्क्स इन फर्स्ट क्वेश्चन, x2 मार्क्स इन सेकंड क्वेश्चन, x3 मार्क्स इन 80th क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में रैंडमली आंसर कर रहा है। तो ईच कोई एक क्वेश्चन है ना, i की वैल्यू 1 से लेके 80 तक है,
सो x इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और -1/4 मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, क्योंकि 3 इनकरेक्ट ऑप्शन है उनमें, एक ही करेक्ट है। तो मार्क्स 1 मिलेगा अगर एक करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है, और -1/4 मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो हमने कहा कि टोटल मार्क्स, x क्या है, टोटल मार्क्स, दिस इज टोटल मार्क्स। सो टोटल कितना होगा, मार्क्स इन फर्स्ट क्वेश्चन प्लस मार्क्स इन सेकंड क्वेश्चन प्लस मार्क्स इन थर्ड क्वेश्चन अप टू मार्क्स इन 80 क्वेश्चंस। तो ये सम हो गया। अब ex बराबर ये हो जाएगा, और इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, सबका सेम ही रहेगा। तो 1 × 1/4 प्लस में -1/4 × 3/4, PI था ना, प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट का एक्सपेक्टेशन, समेशन xi pi, तो x1 x2, तो p1 p2, तो x1 p1 प्लस x2 p2, ठीक है, और इनटू में 80 कर दिया, जैसे वो बच्चे पे बता रहा था, सेम एग्जैक्टली वही किया मैंने भी। ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या हुआ है, और इसमें जस्ट पुट कर लो आप। सो 1/4 - 3/16 × 80, ठीक है। सो यहाँ से आपका वही बता जो है है ना, तो टोटल अब आ गया 1/16 5, ठीक है। ओके, सेम ही किया मैंने, कुछ अलग नहीं, वही जो बता रहा था वो 5। ओके, नेक्स्ट ट्राई करते हैं, ठीक है ना। किसी को डाउट हो तो बताना इस क्वेश्चन में 53 में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो हम बाइनोमियल बोल देते हैं कि 0 मार्क्स मिलेंगे 3/4 प्रोबेबिलिटी है, 1 मार्क्स मिलने की 1/4 प्रोबेबिलिटी है, तो उस केस में बर्नौली का सम बाइनोमियल हो जाता। तो यहाँ पे है x1 x2 xn be random sample from uniform distribution over 0 theta on 0 theta, then maximum likelihood estimator of theta based on, तो इजी है। अब बताओ क्या आ गया मिली, Sir, X order random. तो डी वाला इसमें सिंपल होता है कि जब आप पीडीएफ लिखते हो, सो जिन लोगों को नहीं पता उनके बता देता हूँ, बाकी पता ही सबको आता है ना, मैं स्किप कर दूं, क्योंकि ये 1/θ जब xi 0 से थीटा में है ना, तो जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हो L थीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ fxi, ये होता है ना, I from 1 to n, एंड जब each xi between 0 to थीटा फॉर ऑल i, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एक्चुअली L थीटा इज 1/θ की पावर होल n, एंड अब लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा इज वेरिएबल नॉट xi, so you have to think about theta is more than each xi for all i, theta x1 से भी ज्यादा, x2 से भी ज्यादा, x3 से भी ज्यादा, you will take the intersection of all, so you will get that when you take intersection of all, so you will get xi, जो theta is more than maximum of xi, so theta will be more than equal to nth order statistics, so यहाँ से एक इंटरवल मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 54th में लिखूं, so just likelihood फंक्शन is 1/θ raised to power n, theta is more than equal to nth order statistics, so now you have the function this, and theta की वैल्यू है nth order statistics से infinity, so तुम्हारे पास एक कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया कि दिस इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन, दिस इज डोमेन, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ MLE, सो MLE का डेफिनेशन क्या है कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो आपको ये फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, तो यू विल फाइंड L डैश थीटा, एंड जब आप फाइंड करोगे तो क्या आंसर आएगा, यू डिफरेंशिएटेड n इनटू, सॉरी मैं थीटा का करना हूं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूज डिफरेंशिएटेड थीटा के रिस्पेक्ट में, सो -n और कुछ ऐसा आएगा थीटा की पावर n+1, ऐसा कुछ चेक करो, माइनस होगा प्लस होगा, क्योंकि थीटा की पावर -n है, सो -n टाइम थीटा की पावर -n-1, हाँ यही आएगा, ठीक। सो दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि लाइक्लीहुड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है किस पे, ऑन दिस इंटरवल, सो ये एक क्लोज इंटरवल है, तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड करोगे, आपको पता होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा फाइंड करना है, तो इस इंटरवल पे कब ये मैक्सिमम होगा, so this function is strictly decreasing over some interval, for example मैंने ये xn किया है, so this function will be maximum at which point, मिनिमम वैल्यू ना, so x की जो मिनिमम वैल्यू उस पे हो जाएगी, तो इसीलिए L theta is maximum when theta is equal to nth order statistics, lowest point of the interval, so this is MLE,
तो ये आप सबको आता ही होगा पहले से, ठीक है। और कोई लॉजिक है, मतलब कोई है जो दूसरे तरीके से करता हो, या आप भी ऐसे सोचते हो? ठीक है, ये डेफिनेशन बेस था, तो मुझे वो थीटा ढूंढना जहाँ फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। सर जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं हम, हम्म तो जब हम इसको इंडिकेटर फंक्शन में चेंज कर देते हैं रेंज को, हम्म तो जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स आता है वो इसका लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही आता है, तो उसको भी डायरेक्टली एमएलई बोल देते हैं। सफिशिएंट कंसिस्टेंट होता है एमएलई, बट ऐसा कोई डायरेक्टली यहाँ तो वो उस प्रॉपर्टी से होता होगा ये, फिर ये प्रोडक्ट हो गया, तो वो जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है उससे होता है ये, कि जी थीटा ऑफ टी कॉमा इस तरह से, ये जी थीटा ऑफ टी बोल दो, कि वो ऐसा फंक्शन वैल्यू टी और इनटू में एच होता है एक्स, एच एक्स का मतलब ये वेक्टर एक्स हो गया। तो यस यहाँ क्या है, प्रोडक्ट में है, तो जो भी ये इसमें एक्सन है और ये इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो इसीलिए हम यहाँ से बोल देते हैं कि टी कुछ नहीं है, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो ये फैक्टराइजेशन थ्योरम से आता है, ठीक है, नॉट एवरी एमएलई इज सफिशिएंट। ओके सर। ओके, सो यहाँ तक ये क्लियर है आपका। अब कॉस्ट मैट्रिक्स, ये तो आप उसका है ऑपरेशन रिसर्च का, ऑप्टिमाइजेशन का, सो छोड़ देते हैं। सो अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है ये, कि let the random variable x follow exponential distribution with mean 2, तो इसका पीडीएफ होगा 1/2 दिस। ओके, सो अब क्या ऐसा है कि y है x minus 2 when x is more than 2। अच्छा, तो अब आपसे पूछ रहा है ये कि क्या वैल्यू है प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू t का। ट्राई करो पहले आपको, and then what is the value of expectation of y। सर सी आ जाएगा शायद प्रॉपर्टी से। बाकी लोग सर मैं यस हाँ जी, बाकी को क्या लग रहा है सिविक, सो व्हाट डू यू थिंक? और कौन लोग है सर बाकी? सी ही लग रहा है सर, पर प्रूफ नहीं अभी होगा। हाँ एक्चुअली क्या है, जैसे इसको आप ठीक से लिखो तो ऐसा कहना चाह रहा है कि y की वैल्यू x-2 है जब x-2 मोर देन 0 है, तो y x-2 है जब x-2 मोर देन 0 है। ओके, तो y मोर देन इक्वल टू t है, ठीक है। सो x-2 इज मोर देन इक्वल टू t, तो इसको ऐसा बोले कि ये सर्वाइवल फंक्शन पूछ रहा है ना, 1 माइनस CDF ऑफ y, ऐसे तो पूछ रहा है ना, तो 1 माइनस CDF ऑफ y पूछ रहा है। तो x जब 2 चल चुका है ना, तो जब आपको पता है, हाँ मतलब मॉड्यूलस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, उसमें क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी लाइक x मोर देन t प्लस s गिवन x मोर देन t, सो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी x मोर देन s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप y मोर देन t बोल रहे हो तो y माइनस, देखो इसको अगर y की जगह मैं x-2 रख दूँ तो क्या होगा, मैं इसको लिख के देखता हूँ, देखो आंसर वही होना चाहिए। सो दिस इज 84 नंबर क्वेश्चन है। सो ये है आपका y जो है, y इक्वल x-2 के अगर x मोर देन इक्वल टू 2 है, दिस इज सेम एज x-2 गिवन x-2 मोर देन इक्वल टू 0। सो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी y मोर देन t, तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि
x minus 2 more than equal to t given x more than equal to 2, ये चीज है। y देखो ये जो है इसी को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट दिस इज गिवन, मीनिंग यही है कि y इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से आप लिखोगे सो x मोर देन इक्वल टू 2 प्लस t गिवन x मोर देन इक्वल टू 2। अब लगा दो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। सो अभी हमने लिखा मॉड्यूलस प्रॉपर्टी, क्या होगा ये चेक करो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी से। ग्रेटर देन इक्वल टू t। ठीक है, मैंने प्रूफ लिख रहा हूँ, जस्ट मैंने प्रूफ लिख दिया। तो ये जस्ट हो गया x मोर देन इक्वल टू t ओनली, क्योंकि 2 से ज्यादा है तो मॉड्यूलस प्रॉपर्टी वो भूल जाता है पीछे की चीजें। सो जस्ट दिस सेम एज दिस। आइए आप जानते हो कि 1 माइनस CDF ऑफ x एट t और डिस्ट्रीब्यूशन पता है, तो 1 माइनस ये 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई 2। अच्छा ये आएगा एक्चुअली, ध्यान दो। सो ये आ जाएगा e की पावर माइनस t बाई 2, ये आएगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है जब आपका हाफ भी तो होगा ना 1/2 e की पावर माइनस t बाई 2। 1 मिनट लेट मी चेक, मैं शायद फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ ना। सो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा x, ये पीडीएफ लिख देता तत्काल। Yes, sir. सो इसका CDF क्या होता है, CDF यही होता है सर जो लिखा अपन को। हाँ ये होता है ना। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी x मोर देन x जब आप फाइंड करोगे तो यही आएगा सर, चेक करो यस है ना, तो ये आएगा। तो इससे हमने कर लिया, ठीक है। CDF 1, ये सर्वाइवल फंक्शन बोलते हैं ना इसको, सर्वाइवल फंक्शन इज 1 माइनस CDF, तो कोई दिक्कत नहीं कि वो t टाइम से ज्यादा सर्वाइव करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, तो ये आंसर होगा, कोई बात नहीं, वो तुमने भी यही सोचा होगा बट वो लगा ये है ना, तो ये हो जाएगा। यस सर। ओके तो ये आपका हो गया, तो प्रूव भी कर दिया साथ में, ऐसे समझ आ गया। अगर 2 से ज्यादा था तो x माइनस 2 इज पॉजिटिव, तो वो सेम बात है, x मोर देन 0 या x माइनस 2 मोर देन 0 गिवन x माइनस 2, सेम बात है। सो ओके नेक्स्ट 85, व्हाट इज द e ऑफ y। 2 सर। ठीक है, तो यहाँ से हमने y का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल ही लिया है, यहाँ सब देखोगे ना। तो ये हमने y का यहाँ CDF, अब y का अगर CDF लिखते हैं दिस, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई 2। ये सर्वाइवल फंक्शन था। तो वैसे अभी सीधा दिख ही रहा है आपको कि ये भी y कुछ और नहीं, y भी एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 ही है, मीन इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ, तो y का मीन भी 2 है। ठीक है, सेम ही है। तो ओके, तो किसी को डाउट्स में नहीं होना चाहिए, है ना, रहा तो पूछो आप। चलिए तो ये बस, तो आप देखें कितने क्वेश्चन मुश्किल है, 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन थे इस पेपर में, 2 यहाँ थे और 3-4 वहाँ थे। हाँ 2 वहाँ थे और ये 3 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो आप देखेंगे ऐसे ही अगले पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये है पेपर आपका, ये ओरिजिनल पेपर, इसमें गलतियां नहीं होंगी, 2009 का है, गेट MA। तो चेक करते हैं इसमें। तो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि FGHB पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट एंड FGH तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दिया है आपको। F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन H 1/4 है, तो बोल रहा है कि देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इवेंट अमॉन्ग दिस अकर्स इज। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अभी जो हम कर रहे थे। ट्राई करो, आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ सब लोग प्लीज ट्राई करो, बताओ अगर आंसर आता है तो क्या आंसर आ रहा है आपका इसका। सर A आ रहा है। ठीक है, तो ईच प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन पता है,
और चूंकि इसने पेयर वाइज इंडिपेंडेंट बोल दिया है तो हमें 2 एट अ टाइम का पता चल जाएगा इंटरसेक्शन का। तो एटलीस्ट 1 अकर्स। तो ठीक है, देखो तो आप सब कर लोगे, इजी है। सो ये 16 है, 9 स्टार्ट हो गया। तो इसमें क्या है कि ईच ई एफ जी तीनों का 1/2 है, ठीक। अच्छा एफ जी, हाँ एफ जी एच, सॉरी 1/3, सो 1/3 एफ जी एच है, एफ जी नहीं है, एफ जी एच। तो एफ जी एच अब बोला है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एफ इंटरसेक्शन जी लो, चाहे जी इंटरसेक्शन एच लो, चाहे एफ इंटरसेक्शन एच लो, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। तो इस इंटरसेक्शन को हम प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो 1/3 इंटू 1/3 9 हो गया। और ये हमें खुद ही दे दिया है इसने, है ना, ये तो खुद ही दिया हुआ है 1/4। तो ये 1/4। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1 ऑफ एफ जी एच ऑकर। तो बताओ मैथमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं? Probability F Sir, union G union H. राइट। तो अब इसका फॉर्मूला भी आपको आता है ना, पुट कर देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन पता है हमें यहाँ पे। सो यू जस्ट राइट द फॉर्मूला एंड यूज ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। हो गया। सो आपको फॉर्मूला याद ही ऑलरेडी, जस्ट पुट इट पीई प्लस पी एफ, नहीं पी एफ प्लस जी प्लस एच, पुट करो आप लोग, बताओ। तो okay, just put the value and tell the result. So रोहित का आंसर क्या आया था आपका? sir 11/12. ए आया था। ओके, सो बाकी लोग जस्ट वेरीफाई, आर यू आल्सो गेटिंग सेम? कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगा रहे हो? बोलो, क्या सबका सेम आंसर आ रहा है क्या, ये डिफरेंट आ रहा है? Yes, sir, it's 11/12. Okay, fine, yeah. So this minus 3 times 1/9 and plus 1/4 like this. So this is just 1 minus 1/3 plus 1/4 like this. Okay, so 2/3 plus 1/4. So 11/12. Okay, fine. Now come to the next question. X be a random variable such that ex square and ex both are 1. So what is the probability ex की power 100? You tell. So everyone please try and tell me the answer. अगर आप लोग नहीं कर पाते तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। सर बी। Okay, B. So can you tell me the distribution of this? What distribution will follow this? कांस्टेंट है सर। Degenerate, yeah, why constant? Yes. So the concept is, if you find the variance here, variance of x, you will get ex square minus 0. And you know there is a single random variable which have variance 0. It is unique distribution, and that is degenerate only. There is no other distribution which has variance 0. So only degenerate random variable has variance 0. So means what? So means मैं यहाँ लिख देता हूँ. So this is 17 number question from 2009 only. So it gave you that 0 and ex square is 0. So if you find variance, oh sorry, yeah. So all both are 1. So you find variance 0, and this is if and only if result. Variance is 0 if and only if x is degenerate.
degenerate at mean, whatever mean is. So mean is what? 1. So degenerate as 1 means the distribution of x is, x has distribution probability x is equal to mu is 1, okay, and probability x other than mu is 0. So here mu is given as 1, so I'll write this. So this is the distribution of, now you can easily find, this is a constant distribution or a degenerate distribution. So it is like this value is 1 when x is 1, 0 otherwise. So you just find, now it asked you x is to 100. So the value of x is 1 raised to 100 into probability at 1 and 0. This is this. So you don't have to do this. Okay? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? So this is a theorem. ये theorem है कि variance of degenerate random variable is 0, or if it is degenerate then variance is 0, if and only. Okay, is it fine? हाँ ना बोलो भाई. Yes, sir. ठीक है ना? हाँ. Now come to 18. So for which of the following distribution the weak law of large number does not hold? Easy है? Sir Kaushik. Kochi. Yeah, because you know variance here does not exist. So you applying whatever apply na, x bar converges in probability to ex. So x bar has variance finite. It's x bar must have variance finite. So for that, so but here variance does not exist for each random, and that's why, yeah, it's fine. So you cannot apply this. Okay, now try this. $41. So you know about this? This is what? So now, if you have some idea, you can see this. So you know what? X into 1 minus CDF of x gives what? ये continuous है जैसा formula effect is. हाँ. So this is also nothing but expectation. But discrete है तो 1 minute, let me just check. 1 है ना? तो यहाँ पे जब करेंगे तो less than, strictly less than आ जाएगा. बस जस्ट मैं उस तरह गेस कर रहा हूँ, अदरवाइज हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा. ओके, चूंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो यहाँ मुझे लिखने के लिए 1 माइनस लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन x, है ना? तो ठीक है, तो ये मैं इस तरह कुछ सोच रहा था. सो नाउ यू थिंक, आप बताओ क्या आंसर आएगा, तो मैं करता हूँ. और वैसे खोलोगे तो 1 इंटू प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 1.
अच्छा एक मिनट, मैं क्या कह रहा था, फिर फॉर्मूला रिकॉल करते, जो मैं कह रहा था कि ई एक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है, एक तो x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स होता है, जो भी सपोर्ट है, सो उस सपोर्ट पे, और इसको सीरीएफ टर्म में क्या लिखते हैं, उस टाइम शायद गलत दिखा बोला था। सो कोई बताओ मुझे सीरीएफ टर्म में क्या लिखते हैं आप इसको? वन यहाँ माइनस x नहीं था, हाँ जस्ट ये था, ठीक है, ये है। और अगर आप ई एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, तो एक तरीका से ये आता है, जो भी सपोर्ट है उस पे, और यहाँ अगर करोगे तो ये हो जाता है 2x इसका डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो ये आता है। सो वहां कुछ ऐसा है, ठीक है, ये था। सो 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये वाला कंसेप्ट था ना। सो समथिंग लाइक, सो वी कैन ना, क्योंकि डिस्क्रीट में क्या होता है, मैं ये डिस्क्रीट में लिखता हूँ, ये मैंने कॉन्टिन्यूअस में लिखा है, मतलब ऐसा है, हालांकि डिस्क्रीट में वैलिड है। जब आप ई एक्स फाइंड कर रहे होते हो डिस्क्रीट में, तो समेशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स, जब आप इसको खोलते हो ना, मान लो एक्स की वैल्यू चलो 1 से इन्फिनिटी है, जब आप इसको खोलते हो तो ऐसा आता है 1 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 1, फिर 2 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 2, प्लस 3 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 3, 4 इंटू प्रोबेबिलिटी एट 4, लाइक दिस, ऐसे चल रहा है मान लो। तो यहाँ होता क्या है कि एक बार तुम्हें एक एक टर्म कलेक्ट कर लो, तो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 1, तो आपने क्या क्या किया, एक टर्म यहाँ से लिया, 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 सारे बाहर कर लिए। अब जब आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 2, फिर जो एक टर्म बचा था वो यूज हो गया, एक टर्म यहाँ से आया, एक टर्म ऐसे आया, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 3, प्लस डॉट डॉट चल रहा है, तो मतलब दिस टर्म इज इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट टू दिस, लास्ट में लिख रहा हूँ, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू समेशन प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू आई फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी। सो ई एक्स इसके इक्वल होता है, ठीक है, आई टाइम नहीं, यहाँ पे जस्ट वन टाइम है। डिस्क्रीट में ई एक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, एक्स मोर देन इक्वल टू दिस, ओके। अब अगर तुम ई एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, मान लो, देखो इसको मैं अगर प्रूफ करता, ई एक्स स्क्वायर लिख रहे हो तुम, सॉरी ये नहीं, ये वाला, सी नेक्स्ट का 42 करो, 42 कर सकते हो। X be a random variable with PDF this, where F0 is this, F1 is this. For testing the null hypothesis, H0 में FF0 है, मतलब F PDF आपको F0 यूज करना है, H1 में PDF F1 यूज करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.19 है, तो बोल रहा है पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट बताओ, तो मुझे पावर बताना है, तो ट्राई कीजिए, पावर का फॉर्मूला क्या है, इसको ट्राई करके देखिए, ये हो जाएगा, इजी है। जिनको नहीं पता मैं पावर बता देता हूँ, पावर का फॉर्मूला आप यूज करोगे, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ठीक है, ये फॉर्मूला इधर ले देता हूँ, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, ये पावर का फॉर्मूला आप यूज करो। अच्छा क्रिटिकल डिसीजन तो है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे, आप लोग को आता है ये मैं सॉल्व करूं, मतलब ये इजी है, बिकॉज ऑफ इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आते हैं। ये जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट यूज किया, बोर्ड वर्ड यूज किया, तो ये करता हूं मैं 42। सो किसी को पता आपको नीमन पियर्सन लेमा क्या होता है? उस पे मतलब मोस्ट पावरफुल टेस्ट जब भी सिंपल वर्सेस सिंपल का बोलता है, तो ये थ्योरम अप्लाई होता है। सो व्हाट इज नीमन पियर्सन लेमा? किसी को याद नहीं है? अरे बताओ भाई, हाँ याद है नहीं, ये भी तो बता सकते हो हाँ या ना, वो चीज है। नहीं सर। ओके सो इसमें ये है कि ये कहता है एक्चुअली क्या है कि आपके पास H0 में है, मान लो पैरामीटर थीटा है, थीटा नॉट,
H1 में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, सिंपल वर्सेस सिंपल की बात करता है। सो जो बोलता है कि क्या होता है कि जो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल टेस्ट, वो जो होता है वो ये होगा x, ये वेक्टर x है, such that likelihood under H0 upon likelihood under H1 this is less than equal to k. So the most powerful critical reason, ये टेस्ट बोलता है। और ये जो है इसको बोलते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ये भी, ये जो कुछ और नहीं कह रहा, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ये क्रिटिकल रीजन निकलता है। या दूसरे वर्ड में लिखूंगा तो ये बोलता है कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन आता है, क्रिटिकल रीजन इज मोस्ट पावरफुल फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल केस। ये स्टेटमेंट है, तो याद रखो, याद रखो। तो ये मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्रिटिकल रीजन आपको ढूंढना नहीं है, इसका मतलब इसका पावर हाईएस्ट हो, तो कुछ नहीं, नीमन पियर्सन लेमा लगाना उसके लिए। तो इस क्वेश्चन में आता हूँ सीधा मैं। आपका यहाँ तो सिंगल सैंपल साइज सिंगल है, तो सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, तो अगर लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो पीडीएफ है वही लाइक्लीहुड है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको f0 अपॉन f1 निकालना है। क्या होगा, मतलब वही, मैं वही निकाल रहा हूँ, चीजें यही कर रहा हूँ, क्योंकि लाइक्लीहुड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑफ सिंगल सैंपल साइज है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन 42 की। सो व्हाट इज f0 अपॉन f1, देख के बताओ। ये f0, ये f1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x अपॉन 3x स्क्वायर। सो ये आपका आ गया 2x अपॉन 3x स्क्वायर, तो इतना आ गया 2/3x। दिस इज लेस देन इक्वल टू k, ये क्रिटिकल रीजन आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया एक्चुअली कि, और लिखना चाहो तो x मोर देन इक्वल टू 2/3k टाइप का, इस तरह से। ये थोड़ा और अगर लिखना तो नया नाम दे दो चाहो तो, x मोर देन इक्वल टू c दे दो, ये भी चलेगा। ठीक है, दिस इक्विवेलेंट वेयर c यू नेम्ड 2/3k। तो ये लेस देन इक्वल टू k ही क्यों किया, इसके हिसाब से। तो अब हमारे पास क्या आया, दिस इज द क्रिटिकल रीजन, कोई भी एक लेके चलो, यही मान लो। सो ये मतलब आ गया रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ x इज मोर देन इक्वल टू c। तो ये तो क्रिटिकल रीजन है। अब c क्या है, तो c निकालने के लिए अल्फा दे रखा है, तो अल्फा इसने क्यों दिया, c निकालने के लिए। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे यूज करते हैं, सो अल्फा की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ rejecting H0 when H0 is true। so यहाँ से आएगा, अल्फा दे रखा आपको 0.19 is probability of rejecting H0 x more than equal to c when H0 is true। मतलब पीडीएफ कौन सा लेना है, F0 वाला। F0 वाला पीडीएफ का मतलब हो गया 0.19 इंटीग्रेशन c से 1 तक ना, क्योंकि 1 तक ही था। और पीडीएफ क्या है F0 में, देख लो F0 में पीडीएफ क्या है, 2x। तो 2x यूज करो आप, तो यहाँ आप यूज करो 2x dx c टू इंफिनिटी दिस। तो c क्या होगा बताओ मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करके। सो 1 माइनस c स्क्वायर इज 0.19, सो c स्क्वायर इज 0.81, सो c इज 0.09। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेना। तो यहाँ से फाइनली आ गया क्रिटिकल रीजन आपका, रिजेक्ट H0 इफ एंड ओनली इफ x मोर देन इक्वल टू c था, तो x मोर देन इक्वल टू 0.09, ये आपका आ गया सर क्रिटिकल। 0.09 आएगा ये ओ 9। सर एक मिनट चेक कर लो, 0.9 करेंगे तो हाँ 0.9 होगा ना। अच्छा ये मैंने गलती की, 0.90 है ना, क्योंकि 9 9 81 तो 2, हाँ ठीक है राइट। सो 0.90 है ना। सो यहाँ से आपका आप क्या चाहिए था, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। सो प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 का मतलब x मोर देन इक्वल टू 0.90 गिवन H1 इज ट्रू। तो यहाँ पीडीएफ F1 यूज करना आपको। तो F1 में 0.90 से 1 तक इंटीग्रेट करो। F1 में क्या था पीडीएफ, 3x स्क्वायर। अच्छा ये है 3x स्क्वायर। सो यहाँ रख दो आप 3x स्क्वायर dx, तो इसको इंटीग्रेट कर लो आप, x क्यूब
0.9 से 1, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 0.081 नमा कितना होता है 81 9 जा 729, यस सर। ठीक है ना। तो कितना आ गया ये 0.172, चेक करो एक बारी। देखो ऑप्शन भी होगा इस तरह से, ये बी। यस सर। ठीक है, इसमें करना क्या था एक्चुअली, सबसे पहले आपको क्रिटिकल रीजन निकालना था। ये जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट जो भी बॉडी यूज किया था न्यूमैन पियर्सन लेमा लगाना है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट रिलेटेड है उससे, उससे सी निकल गया अल्फा यूज करके, और सी निकल गया तो मुझे पावर चाहिए, तो पावर का फॉर्मूला लगा दिया। तो अल्फा का डेफिनेशन पहले क्रिटिकल रीजन निकाला, फिर क्रिटिकल रीजन में एक सी आया, तो सी निकालने के लिए अल्फा यूज किया, और अल्फा यूज करने के बाद सी आ गया, सी आ गया तो पावर का फॉर्मूला यूज कर लिया। किसी को डाउट है तो पूछो आप, इसमें टेस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो उसको यूज कर रहा हूँ। पहले क्रिटिकल रीजन, फिर अल्फा यूज करके सी आया, और सी के बाद फिर पावर आया। ओके चलिए, तो है ना, ये 42 हो गया। 43 पे आते हैं। 43 कह रहा है आपका let xy be independent identical distributed uniform 0 1 random variable, then what is probability this। ये तो ग्राफ से भी हो जाएगा, चेक करो इसको क्या होगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं इसका ग्राफ बना लोगे आप तो हो जाएगा काम, क्यों करता हूँ इसको मैं, आप लोग भी कर लोगे, इजी है। तो जो 43 कह रहा है कि x जो है यूनिफॉर्म 0 1 है, y भी शायद दोनों, x y IID है, y और x दोनों IID। तो पहले तो इसका सपोर्ट क्या हो जाएगा, दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर इन फैक्ट 1,1, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी y लेस देन x माइनस हाफ होल स्क्वायर, ये आप कर लोगे ना। तो मुझे पहले क्या करना है, y बराबर x माइनस हाफ होल स्क्वायर ग्राफ बनाना है। तो ये पैराबोला अराउंड y होगा, लेकिन कब, इसके अराउंड। तो जब x को आप हाफ रखो तो वैल्यू 0, x को आप 1 रखो कितनी आएगी, इसमें x को 1 रखो 1/4, 1/4। तो 1/4 इधर है, मान लो 1/2 इधर है, तो इस तरह से पास करेगा, और x को 0 रखो तो भी 1/4 इस तरह से पास करेगा। सो ये आपका ग्राफ है। अभी क्या है, लेस देन इक्वल टू बोला ना, तो कोई ओरिजिन रख के देख लेते हैं। तो इसमें ओरिजिन रख के देखो ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, इसमें ओरिजिन रख के देखो ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है। तो 0 लेस देन 1/4 ट्रू आ रहा है ना। सो यस सर। ये इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है, कर नहीं लोगे, बस क्या करना, डबल इंटीग्रेशन 1 into 1 1 1 क्यों किया, ज्वाइन PDF dx dy एंड इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन R बोल देता हूँ। ये ना, ये जो सेडेड रीजन है उस पर इंटीग्रेट करना आपको, कर लो वो लेके, है ना, इस तरह से। तो अभी करना ही आपको काम है, आपको ये कर लोगे आप, इंटीग्रेशन आपको आता है तो इस सेडेड रीजन पे इंटीग्रेट करना है, 2 पार्ट ले करना है, जैसे भी समझ आए तो इंटीग्रेट कर लो। प्रोबेबिलिटी का तो नहीं ना ये, नहीं ये लीनियर मैप है, फंक्शनल का। ओके चलो यहाँ पे आते हैं। तो कह रहा है कि लेट एक्स वाई बी रैंडम वेरिएबल हैविंग जॉइंट PDF दिस वन। तो आपको ये देख के कुछ आइडिया लग रहा है किसका PDF है। अगर y कांस्टेंट है मान लो तो क्या होगा, नॉर्मल सर। अगर y हमारा सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है, y हमारा म्यू भी y ही है। अच्छा इसने ऐसा बनाया है, मतलब मैं जस्ट नॉर्मल फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो y की जगह सिग्मा स्क्वायर होगा और y की जगह म्यू भी होगा तो हो जाएगा। ठीक है ओके। तो अगर y गिवन होगा तो कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है अभी मैं करता हूँ उसका काम। तो वेरिएंस ऑफ दिस, तो ये क्वेश्चन अभी मैं रिसेंटली किया है, मैं कर देता हूँ इसको। कह रहा है कि एक्स वाई भी रैंडम वेरिएबल हैविंग PDF दिस, सो द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड द कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y। तो इसमें क्या है, इसको लिखता हूँ वहाँ पे मैं, ये 55 56
सो क्वेश्चन 55 एंड 56 सेम कॉन्सेप्ट पे, ये 2009 वाला पेपर कर रहे हैं अभी हम। तो इसमें क्या है कि आपको ये जॉइंट ऐसा दे रखा है, देखिए 1/√2π अंदर ही y है, e⁻−12y x माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ x तो कोई भी रियल नंबर है, y 0 से 1 में है। अब चेक कीजिए, ठीक। तो होगा क्या, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी एफ वाई ऑफ वाई इनटू एफ ऑफ एक्स गिवन वाई। यस और नो? यस सर। क्योंकि आप इसको इधर ले आओ तो आपको दिख जाएगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो जॉइंट अपर मार्जिन ऑफ वाई ये होता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसको यूज करो आप, तो देखो ये जो आपको है ये ही पूरा है, खुद एक पीडीएफ है, और इनटू में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 सर। 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x गिवन y इज नॉर्मल y कॉमा y, तो म्यू भी y सिग्मा स्क्वायर भी y, और y क्या है, y अलोन जो कैपिटल Y है दैट इज यूनिफॉर्म 0 हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा देख लो, अब तो y गिवन y दिस है, अगर y मुझे दे रखा है स्मॉल y तो ये है नॉर्मल y, और y खुद यूनिफॉर्म 0 1 है। तो हमसे पूछा पहला पार्ट वेरिएंस विद रैंडम वेरिएबल x। सो मुझे पता है फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x डबल वाला है ना, क्या था, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन हाँ ऑफ या वही x वेरिएंस ऑफ x गिवन y प्लस वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। इससे हो जाएगा, देख लो एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ x गिवन y, क्या है वेरिएंस इसका, जस्ट y, वेरिएंस ऑफ क्या है एक्सपेक्टेशन इसका x गिवन y का, जस्ट y। अब यहाँ से बताओ मुझे, ये देख के बताओ क्या है इसका, वेरी e मीन क्या होता है यूनिफॉर्म 0 1 का, a प्लस b बाई 2, हाँ, और b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 12, हाँ, तो कितना हो गया ये 7/12 टोटल। देखो आंसर होगा ये, ठीक है, तो ये आ गया। और सिमिलरली कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, सो कोवेरिएंस जब हम बात करेंगे, सो कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला फिर से ब्रेक करोगे, सो कोवेरिएंस ऑफ ये होता है e ऑफ x गिवन y कॉमा y, ऐसा होता है, ठीक है। ये जैसे हम जानते हैं ना e x की सर एक बार ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप बता दोगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सर ये जो मेन थोड़े एडवांस से फॉर्मूले नहीं है सर, ये जो कंडीशनल हाँ। एक्सपेक्टेशन, इस पे सर हाँ थोड़ा एक बार 5-10 मिनट इस पे थोड़ा बता दोगे सर, फॉर्मूले वगैरह जी ये जी जो कोई आपने प्रॉब्लम नहीं डिराइव है, किया इसका जैसे क्लास हमारे पास वीडियो, मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। सो जैसे मैंने जैम बैच में ये कराए होंगे, तो उसमें देखिए, अगर फिर भी समझ नहीं आता हम डिस्कस ओके कर सर, सकते हैं, थ्योरी भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, एक तो ठीक है एक तो फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है। तो अभी मुझे ये चाहिए था, ठीक तो है। उसका ये भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो मुझे ये चाहिए था नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो मुझे कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई चाहिए। सो कोवेरिएंस में ई ऑफ एक्स गिवन वाई, तो एक्स गिवन वाई का मीन क्या होगा, एक्स गिवन वाई था नॉर्मल वाई वाई, तो एक्स गिवन वाई का मीन क्या है, जस्ट वाई एंड जस्ट वाई। अब कोवेरिएंस बिटवीन वाई एंड वाई क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, वेरिएंस ऑफ y ये वेरिएंस ऑफ वाई। और वेरिएंस ऑफ वाई क्या है यहाँ पे, यहाँ से 1/12, 1/12 तो इस तरह से 1/12। सो ये 3 फॉर्मूला है कंडीशनल में है, कि ये 3 फॉर्मूला मैंने किया, ये पहला, दूसरा और एक यहाँ पे तीसरा, ये 3 फॉर्मूले हैं जो, मतलब ये रहती है, मैं इसका प्रूफ भी है वीकर रहती की बुक में। सो तो हमने अभी इसको यूज किया है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई सेम एज कोवेरिएंस एक्सपेक्टेशन एक्स गिवन वाई इनटू वाई, ये दोनों सेम होता है, जैसे ये सेम होता है, ये सेम होता है, तो हमने ये यूज किया, तो इस पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। तो ये भी हो गया, तो ये यहाँ से देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। तो 2009 का चल रहा है, तो यहाँ पे 9 का खत्म हो गया, अब बचा 2010 वाला, ठीक है।
तो 9 में कितने क्वेश्चन थे, एक बार काउंट कर लेते हैं। तो 2 तो ये हो गए, यहाँ 3 थे, 5 और यहाँ थे 3, 8। so उसमें 8 क्वेश्चन है, ठीक है। 2009 में 8 क्वेश्चन थे। चलो 10 का भी हो जाएगा, इसमें 7-8 ही होंगे तो कर लेते हैं। तो चलिए 10 का देखते हैं। सो फर्स्ट कह रहा है कि ई एफ बी टू इवेंट, ई यूनियन एफ पता है, पी पता है, पी ई गिवन एफ पता है। तो ई गिवन एफ पता होने से ये फायदा हो गया कि यहाँ से मुझे ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा एफ के टर्म में, और यहाँ ये पता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप ई इंटरसेक्शन एफ एक्सप्लिसिटली निकाल सकते हो। बहुत इजी है, कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। यहाँ कंडीशनल लगाना आप, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ आएगा 0.3 टाइम पी एफ, और फिर इन दोनों को यूज करो, ई यूनियन एफ का फॉर्मूला यूज करो, तो उससे पी एफ आ जाएगा, सीधा आ जाएगा, कर देना, हो जाएगा। Let x have binomial distribution with parameter np where n is the integer greater than 1, p 0 से 1, x बराबर 0 is same equal to x बराबर 1। तो बाइनोमियल है np और 0 1 पे सेम प्रोबेबिलिटी है, तो बोल रहा है p क्या होगा। तो बताओ x बराबर 0 पे क्या होता है बाइनोमियल में, तो मतलब x बराबर 0 प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, p की पावर n ना बाइनोमियल में, है ना। और 1 पे क्या आती है, nc1 n p की पावर 1। अच्छा तुमने गलत बताया, यहाँ तुमने सीन बताया कि q की पावर n होता है। x बराबर 0 पे q की पावर n, x बराबर 0 नो सक्सेस, n के n टाइम फेलियर आया, तो ये q की पावर n है। x बराबर 0 है, नो सक्सेस, x बराबर 1 एक सक्सेस, q की पावर n-1। अब ये कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा बताओ, q की पावर माइनस काट दो, क्या बचा, q इज np, q क्या होता है 1 माइनस p इज np। तो देख लो यहाँ से p बताओ मुझे क्या आएगा, ऐड करो, मतलब p उधर ले जाओ, 1/1 प्लस n। ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन, सी। ठीक है। इजी था, जस्ट x बराबर 0 लिखना है आपको बाइनोमियल में, q की पावर n, x बराबर 1 एक सक्सेस, nc1 p की पावर 1 2 की पावर n-1, q काट दो पावर n माइनस, तो ये आ गया, यहाँ से q रख दो 1 माइनस p, तो p आ गया, यही चाहिए। ओके सो यहाँ पे तीनों ने इस बार अलग अलग दिया है। ओके तो कह रहा है कि x हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर np, n3 है, n3 है। फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस p 2/3 p 1/3 h0 h1। अब एक क्रिटिकल रीजन दे रखा है कि रिजेक्ट करोगे h0 को अगर x मोर देन इक्वल टू 2 हुआ, और एक्सेप्ट करोगे h0 को अगर x लेस देन इक्वल टू 1 हुआ। ओके तो रिजेक्ट h0 एंड रिजेक्ट h1, एक्सेप्ट h0 मतलब रिजेक्ट h1। ओके तो then the probability of type 1 and type 2 error are, फॉर्मूला होता है ना, मैं लिख देता हूँ जस्ट तुम्हारे रेफरेंस के लिए, तुम कर देना। सो 26 में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, बताओ कोई फॉर्मूला मुझे क्या होता है। Rejecting h0 when h0 is true. हाँ इस रिजेक्टिंग h0 when h0 is true, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर क्या होता है, इसका Accepting अपोजिट, h0 हाँ इसका अपोजिट, तो एक्सेप्टिंग h0 when h0 is false. h0 is false। ठीक है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है मुझे कि कब रिजेक्ट करना है कब एक्सेप्ट करना है, सब दे रखा है क्वेश्चन में। h0 ट्रू का क्या मीनिंग है, h1 फॉल्स का क्या मीनिंग है, सब h0 फॉल्स का मीनिंग क्या है, सब दे रखा है। जस्ट पुट करना है, आप कर दोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है या डायरेक्टली जो भी सिचुएशन है उसको यूज करना है कि p वैल्यू इतनी है तो p इतनी है, तो बाइनोमियल में क्या प्रोबेबिलिटी होगी x मोर देन इक्वल टू पे, ये निकालना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी x लेस देन इक्वल टू 1 पे बाइनोमियल। जस्ट इजी है। अब यहाँ बोल रहा है कि
एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूस 0 लेस देन एक्स लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी, ये है 0 अदरवाइज। तो पूछ रहा है ए क्या होगा, तो ठीक है ना, आप ज्वाइंट पीडीएफ का डेफिनेशन यूज करो, डबल इंटीग्रेशन करो इसका इक्वल टू 1 तो आ जाएगा, तो उससे ए आ जाएगा। ठीक कह रहा है ई ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर 2, तो ज्वाइंट मिल गया, तो ज्वाइंट से तुम y का मार्जिनल निकाल लेना, y का मार्जिनल आ गया तो x गिवन y का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर उसका मीन भी आ जाएगा। ये इजी है, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन और यहाँ पर तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है, फिर बाद में कंडीशनल एक्सपेक्टेशन लगाना है। बस 10 का भी खत्म। सो 2010 में कम क्वेश्चन था ना, 3-4। अब यहाँ से स्टार्ट होता है 2011। चलो इसको भी देख लेते हैं। बाकी आप करना है, जो नहीं हुआ है मेरे को अभी तुम लिख के रखो, जस्ट ये रह गया, ये कोर्स चलेगा एग्जाम तक, मतलब जब भी गेट का एग्जाम होगा तब तक क्लास चलेगी, तब तक हमें सॉल्व करना है, एग्जाम के दिन पहले तक चलता रहेगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, चेक करो इसको, तुम लोग चेक करो, मैं पानी भर के लाता हूँ जब तक। जस्ट ट्राई 11th क्वेश्चन कि ये पीडीएफ कब होगा, तो आपको पता है कि मोर देन इक्वल 0 होना चाहिए और इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए, तो चेक करो। Dimension answer B to B equal to okay. कौन सा पीडीएफ है, कर लिया चेक? डी आना चाहिए शायद। ओके, जिसमें भी इंटीग्रेशन 1 आएगा वही आंसर होगा। डी में देख लो, तो 0 से इंफिनिटी 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, तो e की पावर माइनस टी dt, तो एक्स स्क्वायर को t ले लिया, तो x जब 0 है तो 0, इंफिनिटी है तो इंफिनिटी, तो ठीक है, तो e की पावर गामा फंक्शन यूज कर लो, तो गामा 1 हो गया। ठीक है, गामा 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, डी होगा, बाकी में 1 नहीं आएगा, चेक करो, बाकी में तुम इंटीग्रेशन करोगे इस रीजन पे तो 1 नहीं आएगा, इसको इंटीग्रेट करो इस पे 1 नहीं आएगा, इसको इंटीग्रेट करो इस पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है, जस्ट डेफिनेशन बेस्ड। चलो यहाँ x1 x2 x3 x4 विद इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, तो आईआईडी है नॉर्मल 0 1।
तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। सिंपल है, तो x1 माइनस x0 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? So chi-square 2. ओके, यस, सो चेक, यस सर। है ना? जैसे when yes yes you're right, so ये जब फाइंड करो this is normal 0,2 and again this is normal 0,2. when you divide by √2 or square then it will convert to, so कहने का मतलब क्या है, chi-square 1 plus chi-square 1 chi-square 2, you're right, है ना? just you break it, so half, or if I write it like x1 minus x2 upon √2 whole square, x3 minus x4 upon √2 whole square. So this is normal 0, 1 square chi-square 1, normal 0, 1 square chi-square 1, this is fine. Yeah. So chi-square 2 easily. Now come to 13. X and be sequence of independent random variable with at n and at minus n. Both are probability 1 by 2 n square. At 0, it is 1 minus 1 by n square. So it is saying which of the following statement is true for sequence xn. Okay. Weak law of large number hold, but a strong law of large number does not hold. Okay, so conditions are there. So now we have to check the statement. What is the statement of weak law of large number? And what is the statement of strong law of large number? So requirement क्या है? So आपको ये देखना पड़ेगा. Weak law of large number related है convergence in probability से. Strong law of large number related to convergence, almost sure convergence, है ना? और ऐसे ही central limit theorem होता तो central limit theorem is related to convergence and distribution. तो mainly in सब लोग सुन पा रहे ना मुझे? So what I'm saying, I think Anjali is not getting. देखो, so what I'm saying in 13, अंजलि में ऑडिबल हूँ अभी आपको? I don't know, क्या प्रॉब्लम है? So आपको स्टेटमेंट देखना है, what is statement of weak law of large number, what is statement of strong law of large number, and उसके हिसाब से कंडीशन अप्लाई करना तो हो जाएगा, ठीक है? So just apply the condition according to that. यहाँ चेक करो वेरिएंस है, मीन चेक करो क्या आता है उसके हिसाब से. तो सबसे पहले आप क्या करना, you just look at the statement of weak law of large number and strong law of large number, and उसमें देखो क्या रिक्वायरमेंट है ना? So उसके हिसाब से you just find the variance of x bar in both cases, देखो क्या आता है. ओके, सो स्टेटमेंट देख के वेरीफाई करो क्या आएगा, देखो. So next question is yes you just reset है ना? So check karo device if you problem. So see, the time to failure of a component is a continuous random variable t with probability density function this. So again ये exponential है with mean 10 है ना? अब बोल रहा है 10 of these components are installed in a system and they work independently. ठीक है? So then probability that none of these fail before 10 hour. None of these fail before 10 hour. उसकी क्या probability होगी? Probability t greater than 10. Survival function. सर्वाइवल फंक्शन. हाँ. लेकिन अब ये बोल रहा है तुमसे कि 10 of these components are installed in a system. 10 component install हुए हैं. So system t मान लो जो रैंडम वेरिएबल है, यहाँ t किसके लिए बोला है? कंपोनेंट का है.
तो मतलब T1 फॉर द फर्स्ट कंपोनेंट, T2 फॉर द सेकंड कंपोनेंट। सो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, सर हम इसको पावर 10 कर देंगे तो ए आ जाएगा। हाँ क्या आएगा, सो ए आ जाएगा। अच्छा ओके ओके, सो व्हाट विल डू लाइक यहाँ पे क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी एवरी कंपोनेंट शुड वर्क, है ना। सो ऐसा होगा, सो मिनिमम मतलब सारे कंपोनेंट वर्क, कोई फेल नहीं होगा ना, ऑल ऑफ देम विल बी वर्किंग। सो लाइक T1 will also be more than 10, T2 is also more than 10, T10 is also more than 10। बोला ना, none of the component fails, मतलब all are working till 10 hours, है ना। सो ये चीज है, तो ये वही है आप जो कह रहे हो। सो इसको ब्रेक, T1 is for the first component, T2 for the second component, so all are identically distributed, तो सेम ही रहेगा। T1 more than 10 और इसकी पावर 10 हो जाएगी, तो ये e की पावर माइनस 10/10 आएगा, ठीक है। T/10 होता ना, T यहाँ 10 है, सो इसकी पावर 10 आ जाएगी, तो e की पावर -10 आ जाएगी। यस ठीक है, ये समझ आ रहा हो क्या करना है। तो हर कंपोनेंट वर्क करना चाहिए, इंटरसेक्शन है बीच में, प्रोडक्ट में ब्रेक किया बिकॉज इंडिपेंडेंट है, एंड देन पावर 10 है, और ये e की पावर -t/λ होता है, तो लैम्डा इज 10, t इज आल्सो 10, तो e की पावर -1 पावर, यस या इट इज फाइन। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे, ये हो गया ना। अब नेक्स्ट, अच्छा ये तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है अब कि तुम्हारे पास है xy भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद जॉइंट पीडीएफ दिस। ओके, सो ये तो निकल जाएगा, जस्ट यू मेक द ग्राफ एंड, है ना, इसका ग्राफ बनाओ एंड इसमें देख लो प्रोबेबिलिटी क्या है। ये भी वैसे ही है, यू जस्ट फाइंड f ऑफ x गिवन y एंड बाद में उसका एक्सपेक्टेशन निकाल लो, हो जाएगा। ये निकाल लेना, एंड अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, सो हो जाएगा। जस्ट ये सब इजी क्वेश्चन है, बेसिक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करना है तुम्हें इस रीजन पे, और यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद मीन निकालना है। खत्म हो गया, ये 2012 का आ गया। अब बताओ यहीं तक रखे या आगे 12 का भी कर लें। क्या कहते हो आप लोग, चैट में बता दो या अनम्यूट भी होता है, समझ आता है। यहीं स्टॉप करें या आगे 12 का भी करें, तो 4-5 क्वेश्चन ही होंगे, देख लो बताओ जैसे तुम्हें कर रहे हो। क्या कहते हो भाई, कुछ बोल नहीं रहा। करवा दो सर, आपने पीछे एक ये पार्ट में 58 देखना सर, 2011 में ये नहीं सर, नहीं ये सर 57 था सर। अच्छा अच्छा ये Okay. तो सर उसका है ना, एप्टीट्यूड पार्ट में, एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी आते हैं, आप कर सकते हो। एप्टीट्यूड में भी, एप्टीट्यूड कॉमन सेक्शन रहता है बहुत सारे पार्ट में, तो ये ठीक है चीजें सर। तो कर सकते हैं एप्टीट्यूड का भी। सो ठीक है, देख लेते हैं, तो आप लोग ट्राई करना, ऐसे सारे 11 हो गए तो कोई बात नहीं, ए भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है, देखो अगर उसमें क्या है 12 में, इसने कहा है कि एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है x हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिस, सो पीडीएफ होती है। ट्रांसफॉर्मेशन आप जानते होगे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एफ वाई ऑफ वाई। सो आप इससे सॉल्व करना, y लेस देन इक्वल टू y, इसको सॉल्व करो, एट द एंड x लेस देन इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा। या अगर आपको फॉर्मूला याद है, सो आई थिंक यू नो द फॉर्मूला, y इज इक्वल टू अगर gx है तो ऐसा फॉर्मूला होता है, याद होगा ना आपको, पी वाई ऑफ वाई क्या होता है, यहाँ होता है dx अपॉन dy या d ऑफ g इनवर्स y का मॉड fx ऑफ g इनवर्स y, उससे भी कर सकते हैं आप।
y बराबर gx है तो PDF y का ये आता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, fx ऑफ g इनवर्स y देन डेरिवेटिव ऑफ g इनवर्स y विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज द आंसर। तो इसको यूज करो, हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा फॉर्मूले से। Simple random variable, random sample of size 10 from this gives 90% confidence interval to this interval. अच्छा, size 10 है, this gives 90% confidence this, then the null hypothesis h naught 20.5 and h1 या ha alternate hypothesis not this can be rejected at 2% level of significance, can be rejected 5% this, can be rejected 10% of this, cannot be rejected at any level of significance। बताओ तो इसका क्या मतलब है कि ये इंटरवल 98% है, तो मान लो अगर 2 साइडेड लिखूंगा तो 1% इधर 1% इधर, ये ना। सो रिजेक्शन रीजन ये होता है। सो व्हाट डू यू थिंक? अब एच नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 20.5। ए आएगा क्या? लेकिन यहाँ पे क्या है कि म्यू की वैल्यू इंटरवल में है, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया जिसमें तो 98% कॉन्फिडेंट हो, यू आर नॉट 100% कॉन्फिडेंट ना, यू आर जस्ट 98% कॉन्फिडेंट हियर, दैट दिस इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। सो ये वैल्यू इसमें होगी, ये वैल्यू इसमें होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 98% ही है, तो नहीं होगी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सो आई थिंक जस्ट दे आर आस्किंग यू फॉर द डेफिनेशन, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम निकाल रहे होते हैं, तो हम जैसे ये इंटरवल निकाला हमने, सो हम 98% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा ये म्यू का कॉन्फिडेंस, म्यू की वैल्यू इस इंटरवल में होगी, 2% कॉन्फिडेंट नहीं है ना। सो ये रिजेक्शन रीजन होता है ना, सो 2% रिजेक्शन रीजन का भी चांस है, दैट इज अ थिंग, डेफिनेशन बेस्ड। सो म्यू विल बी इन दैट, है ना, यू आर जस्ट 98% कॉन्फिडेंट, नॉट 100%। If a random variable x assumes only positive integer value, मतलब this, ये तो इजी है ना, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? ज्योमेट्रिक। q की पावर x - 1 into p, ज्योमेट्रिक है। ज्योमेट्री में देखो इस फॉर्म में क्या पीडीएफ होता है, दो फॉर्म है इसके, है ना, आपको याद होगा, p into q की पावर x भी होता है कहीं जहाँ x 0 से स्टार्ट होता है, और एक q की पावर x - 1 जहाँ x 1 से स्टार्ट होता है। डिफरेंस क्या है? इसमें x का इंटरप्रिटेशन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, और यहाँ इंटरप्रिटेशन होता है नंबर ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। सो इसमें फेलियर काउंट करते हैं, यहाँ पे हम नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करते हैं। सो दोनों में अलग अलग मीन होता है फॉर्म में लिखने का मतलब। सो बताओ इसमें क्या होता है, देखो फॉर्मूला, चेक, आई थिंक 1/p होता है, देखो क्या होगा। मैच करो, आंसर को कंफर्म करो। जी सर, इसका 1/p होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि किस फॉर्म में क्या है। सो नया दो फॉर्म है, p q की पावर x जहाँ x 0 1 होगा, और एक p q की पावर x - 1 जहाँ x 1 से स्टार्ट होगा। सो जब पीडीएफ तुम्हारा q की p का x - 1 है जो कि यहाँ पे है, तो इस केस में 1/p होता है, ठीक है, तो इस केस में 1/p होगा, तो 1/p की जगह तुम्हारा 2/3, सो तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3/2 d, ठीक है। और इस फॉर्म में क्या होता है, जब पावर x है तो होता है q/p, इस फॉर्म में होता है मीन q/p, ठीक है, इस फॉर्म में, तो उस केस में अपना अलग होता है फॉर्म होता है। तो ओके, तो दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग पीडीएफ है दोनों का, पीएमएफ बोलेंगे इसको हम, डिस्क्रीट है तो ठीक है। तो ये जस्ट मीन के फॉर्मूले पे है। The probability density function of random variable x is this, for testing hypothesis this and this, reject h naught जब ये होगा,
मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एंड पावर, तो इजी है ना, हमने फॉर्मूला बता ही दिया टाइप 1 एरर का भी पावर का भी। सो अभी लिखा था हमने टाइप 1, इसमें लिखता हूँ पावर का भी। सो पावर का होता है, बताओ क्या होता था, बताया था मैंने, क्या है फॉर्मूला, नॉट प्रोबेबिलिटी जस्ट पावर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर ना। सो 1 माइनस कर दोगे, सो प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 when H0 is false या H1 is true, ये फॉर्मूला अप्लाई करो हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तो हो जाएगा ना, ये कर लोगे, जस्ट फॉर्मूला है। जी सर। यस सर। हाँ जस्ट फॉर्मूला है तो so joint PDF of random variable x and y given by this, तो बोल रहा है ex बताओ ey बताओ, फिर से इजी है, ये दोनों एक्चुअली एक्सचेंजेबल रैंडम वेरिएबल, अच्छा नहीं अलग अलग पावर है, एक्सचेंजेबल नहीं है, मतलब ये कहना उस तरह होता तो ex ey सेम होता, लेकिन यहाँ अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो कर सकते हो, fx निकाल लो, मार्जिनल निकाल लोगे ना y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करके, और fy निकाल लोगे x के रेस्पेक्ट, मतलब मार्जिनल निकाल लो, फिर उससे हो जाएगा ये, और उसके बाद कोवेरिएंस भी आ जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, ex ey और ex into y, तो ex into y यहीं से निकाल लेना, xy टाइम्स दिस, इंटीग्रेट कर लो, जस्ट इंटीग्रेशन, इसमें कुछ नहीं, यू यूज दिस डेफिनेशन ऑफ ex ey कोवेरिएंस, उससे हो जाएगा, ठीक है ना, तो मुश्किल नहीं है, तो ये डिफिकल्ट वाला नहीं, ओके। देखो क्या कह रहा है, A and B are friends, they decide to meet between 1 PM and 2 PM on a given day. So अब पूछ रहा है आपसे कि there is a condition that whoever arrives first will not wait for other more than 15 minutes. So the probability that they will meet on the day is, ठीक है, तो पहले बताओ, मैं अगर x ले लूंगा टाइम ऑफ अराइवल, ठीक है, ऑफ मान लो पहला पर्सन A, y है टाइम ऑफ अराइवल ऑफ B इन मिनट्स, सो ये टाइम स्टार्ट फ्रॉम, है ना, जब भी आता है स्टार्ट होता है, सो कोई भी कितना देर वेट करेगा, वेटिंग टाइम कर दूं, वेटिंग टाइम ऑफ A, वेटिंग टाइम ऑफ B, इस तरह से अगर समझने के लिए, वेटिंग टाइम ऑफ A या अराइवल टाइम, मतलब जो भी इंटरप्रिटेशन ले लो, अराइवल टाइम चाहे तो ले लो। सो x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म का 0-60 कर लेते हैं, जब भी आए वहां से स्टार्ट हुआ, मतलब 1 बजे 0 मिनट और 2 बजे 60 मिनट, यूनिफॉर्म 0-60, y इज ऑल्सो यूनिफॉर्म 0-60, क्योंकि दोनों डिसाइड किया कि 1 से 2 के बीच में आएंगे, तो वो रैंडम वेरिएबल ये होगा, बीच में आएंगे तो। अब इसने बोला 15 मिनट ज्यादा वेट नहीं करेंगे, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे, सर mod of x minus y less than 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप ग्राफ बना लो इसका, तो आप ग्राफ बना लोगे तो 0-60 0-60 0-60 0-60 ये सपोर्ट हो गया आपका, इसमें देख लो वो ग्राफ x माइनस वाई में भी इस तरह कुछ रीजन आएगा, तो अब इस बीच में इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा, इजी है, इसको इंटीग्रेट कर लो या इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इंटीग्रेट कर लो, तो कॉम्प्लीमेंट में भी 2 ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा, उसका एरिया आपको घटाना पड़ेगा टोटल में से, तो उससे कुछ आ जाएगा, ट्राई करो, हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन में इंट्यूशन वगैरह लगती है सर किसी, जैसे इंटीग्रेशन क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में, इंट्यूशन सर, जैसे 1/4 मुझे लग रहा है कि उसके होने के चांस है, अच्छा तो ऐसा सर कुछ होता है? नहीं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जोड़ी नहीं है, चेक करना, अगर आ जाए तो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक होगा, सर क्योंकि ऐसा होगा, ठीक है सर। चेक कर वैसे लेते सर हैं। ये तो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है,
तो हर किसी को प्रोबेबिलिटी तो आती नहीं है। एप्टीट्यूड है नहीं, ये एप्टीट्यूड नहीं है शायद, ये लास्ट पार्ट एप्टीट्यूड पहला 16, अरे एप्टीट्यूड है क्या, नहीं कैरी 2 मार्क्स ईच, शायद एप्टीट्यूड नहीं है शायद, ये एप्टीट्यूड है क्या, मे बी शायद हो सकता है, हाँ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है 60 और 65 5 क्वेश्चन पहले आते थे एप्टीट्यूड के क्या, ये शुरू में, अब तो शुरू में आते हैं, उसमें 5 लास्ट में होंगे। देख लेता हूँ ये शुरू में लिखा होगा, अभी शुरू के 5 क्वेश्चन होते एप्टीट्यूड के होते हैं शुरू। हाँ ये देखो ये लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन 56 to 65 बिलोंग टू जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन एंड, अच्छा हाँ, एंड दिस कैरी 1 मार्क्स ईच, ये 1 मार्क्स का है, बाकी 2 मार्क्स का है, एप्टीट्यूड ही है। अच्छा तो क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है, तो बाकी लोग कैसे करेंगे आप सोच रहे होंगे ना, ओके, क्योंकि ये तो बहुत सारे एग्जाम कॉमन रहते हैं ये तो वैसा होगा क्या, अच्छा देख लेते हैं, अभी इसका आंसर भी देख ही लेते हैं निकाल के, तो ये अब आगे 13 का पेपर आ जाएगा, अच्छा इसका की भी लगा हुआ है, फिर तो मैच भी कर सकते हैं आंसर ना। अच्छा तो अभी देख ही लेते तत्काल हम, तुम्हारा इंट्यूशन सही है क्या, 64 ना, सी आंसर है 64 का, ठीक है। सो नॉट जरूरी नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर की लगा हुआ है 12 का, तो 64 कर रहे थे हम, सी आंसर है इसका, तो नहीं ऐसे जरूरी नहीं है, तो इसमें बस क्या है कि ये एरिया ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, नीचे वाले का एरिया निकाल लो और डिवाइड कर दो टोटल एरिया से, ये इसमें कॉन्सेप्ट होगा। तो कितना एरिया होगा, ये 15 जैसे था, देखना पड़ेगा आपको कितना कोई कट कर रहा है, जैसे एक ग्राफ आएगा x माइनस वाई 15, एक आएगा y माइनस एक्स 15, और उसके बीच का देखना पड़ेगा, तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में तो 60 into 60 होगा, और न्यूमरेटर में देख लो ग्राफ, कितना था, 15 15 30, सो लाइक 15 into 15 अपॉन 60 into 60 कितना आएगा, ओह तो 1/16 टाइप का ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये 1 माइनस करना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा ये, नहीं समथिंग इज रॉन्ग, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चेक करना एक बार ग्राफ बनाए, ग्राफ मैंने सही बनाया, फिर तुम्हें देखना पड़ेगा ग्राफ सही है क्या, देखो मैं कर देता हूँ इसको, 64 में क्या कह रहा हूँ, तो हमने ये डिसाइड किया 64 में कि हमारा जो, ठीक है, अब हमें क्या डिसाइड करना है कि प्रोबेबिलिटी मॉड x माइनस वाई जो है लेस देन 15 है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x माइनस वाई 15 एंड x माइनस वाई माइनस 15, ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर दिया। सो जब आप ग्राफ बना रहे हो तो क्या होगा, इस तरह से कुछ जाएगा, जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू क्या होगी 45 है ना, चेक कर लो एक बार, जब y की वैल्यू 60 है तो x की वैल्यू क्या होगी, यू जस्ट चेक, ये 0 15, ये 15 0, ये दोनों पॉइंट मैं बोल रहा हूँ x माइनस वाई 15 का ग्राफ है, y माइनस एक्स 15 का ग्राफ है, तुम्हारा काम है ये अभी वेरीफाई करना, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट काफी है, अरे हाँ ना बोलो भाई, 2 पॉइंट वेरीफाई कर लो, ये सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा, चेक कर लो, ये 2 पॉइंट काफी है ना। अब मुझे ये बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कितना है, तुम्हें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, तुम्हें चाहिए इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है एरिया, जब जानते हो ना यूनिफॉर्म है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस, वो क्लासिकल डेफिनेशन लगा दो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अपॉन एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ टोटल एरिया, तो 1 माइनस या 1 माइनस बोलने के बजाय
टोटल एरिया माइनस ऊपर वाला, तो टोटल कितना है 60 गुने 60, या कॉम्प्लीमेंट ले लो ना, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं 1 माइनस। आ अब जाएगा। इस, ठीक है ना, समझ गए? तो ये और ये, इसका एरिया निकालो और मुझे डिवाइड कर दो उससे, तो उसका एरिया कितना आया, हाफ इंटू बेस, इधर है कितना फिर 45, पूरा वो बन जाएगा स्क्वायर। ये भी कर सकते हो, बट ये कितना 45 है। यस सर 45 into हाँ, तो 45। 45 इंटू 45 2 टाइम्स कर देंगे, खत्म हो गया, और अपॉन में 60 इंटू 60 इस तरह से, तो देख लो, तो 3/4 इंटू 3/4 ये आ गया, तो कितना आ गया 9/16, 7/16, ठीक है, तो इस तरह से तो कर दिया। इस पे मुझे इसका एरिया अपॉन टोटल एरिया करना था, तो 1 माइनस इसके कॉम्प्लीमेंट का एरिया अपॉन टोटल एरिया, इस तरह से, ठीक है, तो हो जाएगा ये। सो मतलब 12 का पेपर खत्म हो गया, अब 13 का कल से करते हैं। तो आज हमने क्या किया है, मैं इधर लेता हूँ एक बार साफ साफ। सो हमने 5 से स्टार्ट, कुछ क्वेश्चन अटके हैं वो भी करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा तो। सो 2005 से स्टार्ट किया था, एक क्लास में 2005 2006 हुआ था पहली क्लास में, है ना, क्लास 1 जो हुआ था। फिर 2006 और 2007 हमने किया था लेक्चर 2 में, ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 में ये किया था। एंड आज हमने 2008 से स्टार्ट किया, 2012 तक का किया है लेक्चर 3 में। सो नेक्स्ट क्लास में 2013 से, है ना, तो डाउट हर क्लास में होगा, अगर इनमें से अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो अब आप डाउट्स पूछो, फिर देखते हैं जो सॉल्व होगा, ठीक है, या मैं भी किसी से हेल्प लूंगा, देन सॉल्व टुगेदर। ओके, सो ये लेक्चर 4 अब होगा मंडे को। बाकी आप ऑनलाइन टेस्ट ट्राई कर सकते हो, जो हमारा एक पोर्टल बना है ऑनलाइन, तो उस पर आप देख के मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो। और गेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी मॉक टेस्ट आएगा अभी जनवरी या दिसंबर में, जनवरी में शायद, जनवरी फरवरी में आएगा, ताकि आप एग्जाम की तरह देख सको एग्जाम में कैसे एक्सपीरियंस, में कैलकुलेटर रहता है ना स्क्रीन पे, तो सब यूज कर सको आप, और थोड़े जो उसका इंटरफेस है उससे फैमिलियर हो जाओ। तो इसलिए वो मॉक टेस्ट देते हैं वो लोग वेबसाइट पे, एक मॉक टेस्ट, ताकि आप फैमिलियर हो जाओ चीज़ों। तो वेबसाइट देख लेना, हमने ही बनाया है पोर्टल एक, तो उस पर ट्राई करके देख लो। बाकी पेपर कर ही रहे हैं, तो 22 तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, अब तक एग्जाम हुआ है गेट का, और फिर टाइम बचेगा तो थ्योरीज या रिवीजन या मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, बचेगा ही क्योंकि इतना फास्ट कर रहे हैं, तो अभी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है आज के लिए। सर हाँ सर नेक्स्ट वीक से सर हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हैं, अच्छा, ओके, तो अच्छा, सर फाइनल सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे। हाँ, जैसे आज कुलदीप भी कहीं बाहर गया होगा तो भी आज ज्वाइन नहीं किया, तो ठीक है, देखते हैं, तो ब्रेक दे देंगे अगर ऐसा होगा तो कुछ टाइम का, ताकि आपको भी टाइम मिल जाएगा और बाकी लोग भी रिवीजन कर लेंगे। जब तक जो जैम वाले लेक्चर्स है वो देख लेंगे वो लोग, कि जैम के पेपर्स प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि जैम भी आपको करना पड़ेगा, गेट निकालना है तो जैम 2005 से 2022 तक के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, स्पेशली जो लोग जिनका एग्जाम नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ। तो अगर छुट्टी रहेगी तब तक आप ये कर लो, है ना, ये तो हम अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। ये पेपर चल रहा है जैम वाले बैच में, ये हमारा चल रहा है ना, ये मैं अभी कल ही 18 का कराया हूँ, तो ये चल रहा है, और ऑलरेडी यूट्यूब पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, मेरा भी और लोगों का भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। सो ये भी हम कर ही रहे हैं, तो ये कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद कुछ और आप बोलोगे तो वो करेंगे रिवीजन या जैसे भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं, नेक्स्ट वीक से एग्जाम है तो बता देना, मैं क्लास कुछ दिन, एक वीक के, कब तक एग्जाम है? सर पहले इस वीक तो प्रैक्टिकल ही है सर, लगातार है, छुट्टी नहीं है, फिर 6 तारीख से फाइनल एग्जाम स्टार्ट है। ओके, तो बताना, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा ठीक, वरना हम ब्रेक दे देंगे Yes. या आपको होमवर्क से रिलैक्स कर देंगे, वैसा होगा तो बाद में कर लेंगे। यस तो ठीक है, ग्रुप में बताना, जैसे डिस्कशन होगा बाकी लोग जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे। चलो, तो बात करेंगे मंडे को फिर, है ना, ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर।